बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शुगर, जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी ख़ुराक हम खाते हैं उससे हासिल होने वाली शुगर हमारा जो जिस्म है वो तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है और इस शुगर को खुलियों तक पहुँचाने का जो काम है वो इंसुलिन का है। लेकिन अगर इस निज़ाम में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और उसी को ज़ियाबीतस कहा जाता है। ज़ियाबीतस क्या होती है, क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। आपके सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है डॉक्टर जमाल ज़फ़र को, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ और पिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हम शुगर के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, कुछ लोग इसको डायबिटीज़ कहते हैं, ज़ियाबीतस भी इसको कहा जाता है और आम आवाम सादा अल्फाज में से शुगर कहती है। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जी, ये वाकई बड़ा अहम चीज़ है। हर बंदा इसको मुख्तलिफ तरीके से लेता है, लेकिन मेन तो अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको डायबिटीज़ मेलाइटस ही कहना चाहिए। मेलाइटस का मतलब है कि मीठी शुगर। एक और भी होता है कि जिसमें पेशाब, एक ये और बीमारी होती है जिसमें पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन उसमें कुछ और पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको मीठा नहीं, पेशाब यूरिन मीठा नहीं होता। तो इसमें जो है ना, इसको इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। और फिर आम ज़बान में उर्दू में इसको ज़ियाबतीस भी कहा जाता है, ज़ियाबतीस। और तीसरे नंबर पे जो कॉमन, जैसा आपने बताया, तो कोई भी चीज़ यूज़ की जाए टर्मिनोलॉजी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अनलेस कि आपको पता हो कि इसके क्या क्या अलामात हैं और क्या क्या चीज़ें इसके साथ होती हैं। तो सर मेन मसला क्या होता है जी ज़ियाबीतस में? कहाँ पर ख़राबी होती है? क्या इंसुलिन होती नहीं है या होती है लेकिन काम नहीं कर रही होती, जिसम में बन नहीं रही होती? क्या मसाइल होते हैं? जी, इसमें पहले तो किसी ज़माने में यही कहते थे कि जी सिर्फ इंसुलिन की कमी है। अच्छा। और डायबिटीज़ भी दो किस्म की है। जो मेन डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है, जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है, उसमें तो इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन की बिल्कुल कमी हो जाती है। ठीक। लेकिन जो बड़ों में डायबिटीज़ होती है, शुगर, वो उसमें आम तौर पे जो है ना सिर्फ ये कि इंसुलिन की कमी होती है, बल्कि उसके साथ साथ जो इंसुलिन बन रही होती है वो इफ़ेक्टिवली टिश्यूज़ पे काम नहीं कर रही होती, खुलियों पे जहाँ जाके उसने काम करना होता है और ग्लूकोज को खुलियों के अंदर पहुँचाना होता है, वहाँ काम नहीं करती। लेकिन उसके अलावा अब और बहुत मैकेनिज़्म आ गए। मसल सही तरीके से ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं करते, फैट टिश्यूज़ में जो से है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन सही नहीं होती। उसके बाद किडनीज जो से हैं वो ग्लूकोज को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे अच्छा। शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अब इस वक्त 8 मैकेनिज़्म हैं जिसके ज़रिए जो सा है ना ये डायबिटीज़ अपना जो सा रंग दिखाती है और इसके साथ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। सही सही, यानी ख़राबी बहुत सारे लेवल्स पर जी, हो सकती है और ये एग्जैक्टली। फाइंड आउट करना कि कहाँ पर है जी और फिर उसको ट्रीट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो सर अलामात क्या क्या होती हैं? मतलब पेशेंट को पता किस तरह से चलेगा कि मुझे शुगर हो रही है या होने वाली है? जी, जो बच्चों की शुगर होती है उसमें तो आम तौर पे बच्चे जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा पेशाब आना, भूख ज़्यादा लगनी, प्यास ज़्यादा लगनी, वज़न कम हो जाना। और बाज़ का तो कोई 50% केसेस में तो बच्चे सीधे अस्पताल में नींद बेहोशी की कैफियत में दाखिल होते हैं, जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सही। तो वो एक तो बच्चों की अलामात हैं। जो बड़ों की अलामात हैं उसमें सम टाइम सिर्फ इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि कोई, आप किसी फैमिली में बैठे हैं, किसी बंदे ने कोई शुगर का मरीज़ है, वो चेक कर रहा है, तो आप कहते हैं चलो मेरी भी चेक कर दें, तो पता चलता है कि जी आपको भी शुगर हो गई। और उसके अलावा कुछ लोगों को इसके साथ ये होता है कि कुछ थोड़ा सा विजन पे प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा बाज़ का पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, कोई जिस्म में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वो एकदम इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसमें फिर जो है उसके साथ साथ आपको वो ये जो है यूरिन ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगनी, प्यास ज़्यादा, ये अलामात भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आम तौर पे ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री हो शुगर की, ठीक। जिनके मोटापा हो, जो एक्सरसाइज ना करते हों, जिनको ब्लड प्रेशर होता हो पहले से हुआ हो, और जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। तो ये लोग ऐसे हैं जो एट रिस्क हैं और ऐसे लोगों को जो है ना अपनी शुगर मॉनिटर भी करनी चाहिए।
तो ये इसमें यानी टाइप 2 में जो है ना बाज़ का बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उसमें शुगर हो जाती है। अच्छा, तो दोनों जो हैं टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों क्या ख़ानदानी बीमारियां हैं? यानी अगर ख़ानदान में हैं तो आपको हो जाएंगी, क्या ज़रूरी है कि अगर ख़ानदान में है तो आपको भी होनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। उसमें ये है कि एक्चुअली जीन्स तो मौजूद हैं हमारे जिस्म में, लेकिन जीन्स जो है ना जस्ट एक लोडेड गन है कि अगर लोडेड गन यहाँ पड़ी हो और उसका ट्रिगर ना दबाया जाए तो वो 100 साल पड़ी रहे तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो से है ना, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, वो इस चीज़ को ट्रिगर करता है। उससे ये ज़्यादा मतलब उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज और उसके साथ खुराक का यानी जो बेजा इस्तेमाल और बेतरतीब खुराक का इस्तेमाल और उसके बाद स्ट्रेसेस एंड टेंशन्स, ये चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। तो ये चीज़ें जो सी हैं ना उसको ज़्यादा करती हैं। तो एक फैमिली में जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो एक किस्म के इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनके, उनका खाने पीने का स्टाइल, बैठने उठने का स्टाइल, वॉक का स्टाइल, वो सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो ऐसे लोगों में ख़ानदान में इसलिए एक फैमिली में ये शुगर ज़्यादा होती है। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा मसला। जी मैं 45 साल का। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा से बोलिएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी बताइएगा। सर मेरा भाई है 45 साल उम्र है, उसको शुगर है ना, ठीक है। उसको भी गार्ड निकल जाती है ना, कभी एक जगह निकल जाता है, कभी दूसरी जगह निकल जाता है। दर्दें हो रही हैं आपको? जी दर्दें हो रही हैं आपको? जी जी। ठीक है। शुगर कितने अरसे से आपको? शुगर का तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है। आप दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर की? जी जी ले रहे हैं। ठीक है। तो ये दर्दें कब से शुरू हुई हैं आपको? ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। ठीक है। सर आप कोई सवाल पूछना आपका चाहेंगे? शुगर का कंट्रोल कैसा है? जी शुगर कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल से थोड़ा है। बाहर है। तो इसका मतलब ये होता यही है कि जिस्म एक किस्म का भूखा रह जाता है। जो कुछ आप खाते हैं ना वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है ग्लूकोज, और वो जिस्म को जब नहीं लगता तो जिस्म जो है ना फिर उसमें इस किस्म की दर्दें होना बड़ा कॉमन सी चीज़ है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा था, उसका जवाब हम आपको देते हैं। जी सर बताइएगा। जी, तो उसमें वही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। विद टाइम जो है शुगर आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर कंट्रोल से बाहर होती जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उस दिन 50% इंसुलिन पहले दिन ख़त्म हुई हुई होती है और उसके बाद ग्रेजुअली और इंसुलिन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ये जो हम गोलियाँ देते हैं ये एक किस्म के ना इंसुलिन जो रह जाती है 50% उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करती हैं, उसका टिश्यू लेवल पर जहाँ सेल्स में खुलियों में जाना होता है वहाँ उसको थोड़ा सा वो करती हैं, तो जिसकी वजह से इंसान गोलियों के साथ थोड़ा अर्सा शुगर कंट्रोल रहती है। लेकिन एक स्टेज आती है कि जब ये गोलियां काम करना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन लेवल और कम होना शुरू हो जाता है तो गोलियां काम करना छोड़ देती हैं। तो जिस बंदे की भी शुगर जब कंट्रोल नहीं होगी तो उसके जिस्म में ज़रूर दर्दें होंगी और इसी किस्म की कैफियत, किसी के हाथ पाँव सुन होना शुरू हो जाएंगे, किसी को और यानी जो सारे प्रॉब्लम सिम्टम डेवलप। और दर्द एक बड़ा कॉमन सिम्टम्स है जो डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है। तो इसके लिए शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल करना। सर किसी स्पेसिफिक जगह पर होता है या पूरे सारे जिस्म जिस्म में होता है, आमतौर पे अच्छा। कमर में और टांगों में दर्द ज़्यादा होता है और रात को बेचैन, टांगों की बेचैनी और जलन, पाँव में जलन, इस किस्म की चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो बाज़ औक़ात कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है शुगर की दवाइयाँ खाने से। तो उसकी दवाएं अगर आप साथ विटामिन B12 शुरू कर दें तो उससे भी बाज़ औक़ात ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और पाकिस्तान में विटामिन D की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके साथ भी ये पेनफुल जो सी है ना कंडीशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो जनरल पेन है बॉडी में, दिस इज़ डिफरेंट फ्राम दी जो न्यूरोपैथी होता है जिसमें नर्व्स डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा उसमें सा हाँ, बता दीजिए। उसमें ये है कि नर्व्स में जो है आम तौर पे टांगों और बाजुओं में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। उसमें आम तौर पे जो है ना सुन होने की तरफ, किसी को बिजली की करंट्स की शक्ल में अच्छा। और किसी को सुइयाँ चुभती हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ होते हैं। मेरा एक पेशेंट था, वो मुझे बताने लगा कि मैं गिलगत की -17 डिग्री टेम्परेचर पे मुझे इतनी ज़्यादा जलन होती है कि मैं नंगे पाँव रात के वक्त में यानी फर्श पे फिरता हूँ।
तो इस बात का इतनी ज़्यादा बर्निंग है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये और इसी तरह बात का ये आँख पे असर डाल देती है, आँख के पट्टों पे असर डाल देती है, जिससे भयंगापन हो सकता है। और उसके अलावा बात का जिस्म के किसी भी हिस्से में नर्व्स के रूट पे जो है ना किसी एक जगह इस तरह का पेन शुरू हो जाता है कि जी बंदा समझता है कि ये शायद वो हर्पीज़ वगैरह का भी पेन इसी तरह का प्रेजेंट करता है। बात का शैटिक का जो सा होता है ना उस तरह का पेन शैटिक नर्व में बंदा कहता है जी ये तो वो डिस्क प्रोलैप्स होगी, हालांकि वो बेसिकली शुगर की वजह से दर्दें हो रही होती हैं। तो ये तो न्यूरोपैथी है। लेकिन ये जो दूसरा आम जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से जो दर्द होता है ये आम तौर पे जो है अनकंट्रोल ये शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से, और उसके साथ दूसरी चीज़ जो सी है कुछ विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने इनको जवाब दिया। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं शरीफ बात कर रहा हूँ अटक से। जी बताइएगा। डॉक्टर साहब से जरा बात करनी। जी जी बोलें। बोलें। जी डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 20 साल से शुगर है और इतनी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 250 270 तक जाती है। तो पाँव की तलियों में जलन होती है, गोली से कंट्रोल हो रही है। अच्छा, तो इसके बारे में प्लीज कोई ठीक है। कितने अरसे से आपको शुगर? 20 साल 20 साल से 20 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल आपका इतना अच्छा नहीं है। नहीं मैं तकरीबन 270 तक जाती है, गोली खाओ तो वापस आ जाती है अपनी जगह। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इसमें आपकी जो है ना शुगर नॉर्मल टारगेट जो होना ना इंसान का नॉर्मल बंदे में जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा बंदा ना हो, तो उसमें हमारा शुगर का टारगेट ये होता है कि 90 से लेके 130 तक शुगर होनी चाहिए खाली पेट, और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद स्टार्ट करने के, क्योंकि कुछ लोग आधे घंटे में खाते हैं कुछ 5 मिनट में, तो खाना स्टार्ट करने के 2 घंटे बाद जो शुगर होनी चाहिए वो 100 से लेके 180 के दरमियान होनी हाँ, चाहिए। और इनकी बहुत हाई है, आपकी 270 जो ऐसी है ना आपकी शुगर ज़्यादा जा रही है। बहुत और ज़्यादा। पाँव की जलन इसी वजह से होती है। पाँव की जलन के लिए एक दो मैं जो असूल बता रहा हूँ, एक तो ये है कि हम लोग आमतौर पर नमाज़ें माशाल्लाह पढ़ते हैं, वज़ू करने के बाद पाँव को फ़ौरन ड्राई कर लेना चाहिए, अच्छा, क्योंकि इसमें खून की नालियाँ जो सी है ना थोड़ी सी उसमें कोलेस्ट्रॉल वाला डिपॉजिट होकर थोड़ी सी तंग हो जाती हैं। तो फिर जब हम पाँव ज़्यादा ठंडे होते हैं वज़ू के बाद तो एकदम फिर खून की नालियाँ पहले सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, उससे कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे कि ये जो है जलन ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पे लोग जो जब जलन ज़्यादा होती है तो और पाँव को रातों को उठ के पानी डालना शुरू कर देते हैं। ये उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा, और इसके लिए मुख्तलिफ दवाएं हैं जो शुगर को अच्छा कंट्रोल करने के बाद अगर वो दवाएं इस्तेमाल की जाएँ, लोकल लगाने के लिए कुछ लोशंस भी हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। सर कुछ लोग सरसों का तेल भी लगाते हैं, तो वो ठीक है या नहीं? सरसों के तेल के साथ आमतौर पे ये ठीक नहीं होता। सरसों का तेल तो वक्ती रिलीफ वैसे आ जाता शुगर है, के मरीज बहुत सारे को वैसे पेशेंट्स कहते हैं। रोज़ाना जो है ना नॉर्मल एक शुगर का मरीज़ अपने पाँव की हिफाजत जो करनी है ना, उसने जब भी वज़ू करना है या पाँव धोने हैं तो उसने उसको अच्छी तरह खुश करना है और उंगलियों के दरमियान से भी खुश करना है, और उसके बाद रात को एक दफ़ा नीम गर्म पानी से अच्छी तरह पाँव को धो के खुश करके तो कोई भी तेल या वैसलीन वगैरह उसको ज़रूर लगानी चाहिए। मॉइस्चराइज करना चाहिए, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये चीज़ें जो सी हैं ना उसको लॉन्ग टर्म, उसमें हम लोग आजकल पाँव के यानी उंगलियां और पाँव के कटने के बड़े वाक़यात हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो छोटी सी गलती की वजह से, और क्योंकि पाँव सुन हुए होते हैं पता नहीं चलता, और उसके बाद जब इंजरी बहुत बढ़ जाती है हड्डी तक पहुँच जाती है तो फिर हमें काटने के अलावा कोई चाराकार नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाँव की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पाँव की जलन एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम्स है लोगों के लिए, पाँव के सुन होना और जलन होना, तो इसमें दवाएं मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें शुगर का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। सर कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो कि खाई जाती हैं या शुगर की ही नहीं, इस कुछ तरह की दवाएं हैं जो हैं? स्पेसिफिक इसके लिए, प्री गैबलिन नाम से एक साल्ट है, तो मुख्तलिफ कंपनीज उसको मुख्तलिफ नामों से मार्केट करती है, और उसके अलावा छोटे मोटे पेन किलर भी देने पड़ते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। और उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि समटाइम वाइटामिन सप्लीमेंट हमें ट्राई करना चाहिए। वाइटामिन डी भी दे सकते हैं, वाइटामिन B12 भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसके पहले लेवल करा के देख लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि अफोर्डेबिलिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम, तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें एक दफ़ा थेराप्यूटिक ट्रायल के तौर पे दिया जा सकता है कि जी आप उनको दे दें, अगर उससे कोई फ़ायदा हो जाए तो से इस्तेमाल ना करें, अपने हाँ, डॉक्टर के मशवरे से करें डेफिनेटली, जी, जो कि आप दवाई बता भी रहे हैं। जी जी तो ये अपने डॉक्टर के मशवरे से कर लें। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि जब उनको शुगर होती है तो उनका मीठा बहुत खाने को दिल करता है, ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, जब भी इंसान को किसी चीज़ से रोका जाए तो उसका दिल करता है कि मैं ये खाऊं, उसकी क्रेविंग उसके लिए और बढ़ जाती है। तो
तो मैं तो उन लोगों को कभी भी इस तरह नहीं कहता कि जी आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। अगर चाय में आधा चम्मच चीनी डालें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप छोटे से एक गुड़ की एक डली खाना चाहते हैं खा लें। घर में मिठाई आ जाए एक पीस उठा लें, ज़्यादा नहीं करना। हम लोग आसरा नहीं करते, जब हम शुरू करते हैं खाना तो हम उसके बाद आसरा नहीं करते कि हमने कितना खाना है। ठीक। और इसी तरीके से फ्रूट्स की शुगर तो 100% अलाउड है। आपको कम से कम दिन में 3 फ्रूट्स और मीठे से मीठा फल। लोग आप पूछते हैं जी आम नहीं खाना, जी केला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाना, केला भी खाएं। एक छोटा केला खाएं, अगर बड़ा केला है काट के आधा खा लें। इसी तरह आम जो सा है, बड़े वाला आम जो सा है, अनवर अटोल आम पूरा खा लें। अगर छोटा बड़ा आम है उसको काट के आधा खा लें। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, दिन में मुख्तलिफ वक्तों में, एक वक्त में आपने 3 फ्रूट्स नहीं खाने, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में आप फ्रूट रखें। और इस मुट्ठी को एक क्राइटेरिया रखें, इस मुट्ठी के अंदर जो फल आ जाए बड़े बड़े फल ना हों, ठीक है। तो आप उसको दिन में 3 फ्रूट्स खा सकते हैं। उससे आपकी मिठास की वो एक जो तलब होती है वो पूरी हो सकती है। तो लेकिन घर में अगर कोई बेगम साहिबा स्वीट डिश बनाती हैं, 2-4 चम्मच खाने में कोई हर्ज नहीं। सही। अगर सामने आइसक्रीम आ जाए 2-4 चम्मच खाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन वही बात है, हम लोग जो है ना 2-4 चम्मच पे गुजारा नहीं करते। अगर करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ नहीं होता इस डायबिटीज़ को इसके साथ। सही। अच्छा सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानसरस, जी, सवाल बताइएगा। शाहरुल नाम है, मानसरस में बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे शुगर है 3 साल से। हम्म। तो मेरे शुगर नॉर्मल रहती है, अक्सर ठीक रहती है, बराबर है, लेकिन टांगों में बहुत दर्द होते हैं। अच्छा, ठीक है। कमर में बहुत दर्द होते हैं। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? उम्र 43 साल है। ठीक है, आपके कोई टेस्ट वगैरह हुए? हाँ, टेस्ट वगैरह हुए हैं सर। तो उनमें कोई डायग्नोसिस बना है? कुछ पता चला है उन टेस्टों से कि क्या मसला है? 2-3 दफा टेस्ट कराए हैं, डॉक्टर साहब यही कहते हैं दवाई दे दें, बस आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। आपने कभी अपने पाँव को हाथ लगा के देखा है? पाँव को हाथ लगा लेते हैं आप? अगर झुक के पाँव को हाथ लगाएं, जी, अगर आप अपना हाथ पाँव को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं पाँव को हाथ झुक नहीं के। लगा सकते, बहुत टांगों में दर्द होता है, खिंचाव होते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो शुरू करें। जी जी, बताइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, उसमें पहले तो आप स्वीटनर की बात कर रहे थे, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है दे आर अलाउड। अभी अच्छा। तक उनके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं आए, लेकिन मैं फिर भी पेशेंट्स को कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दिन में 2-3 टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी तक उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए, लेकिन कोई पता नहीं होता, किसी वक्त ही 10 साल के बाद पता चलेगी जी उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो इसलिए ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों को तो ना कुछ कम इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ये जो बता रहे हैं साथी, जो उन्होंने बताया कि जी मैं इस तरह टच नहीं कर सकता पाँव ज़मीन को, तो इसमें ये जो है ना स्पाइन के प्रॉब्लम आ जाते हैं थोड़े से ना। खास को जल्दी कि उसमें कुछ वज़न वगैरह उठाने के साथ जिस तरह ये इस तरह लग रहा है मुझे कि इस तरह की स्पाइन में कोई डिस्क वगैरह प्रोलैप्स की है, जिसकी वजह से कमर का दर्द है और ये टांगों में भी दर्द है। इसका शुगर से मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं लग रहा, अगर ऐसे शुगर ही है। इतनी अच्छी कंट्रोल है। तो इनका अपना स्पाइन का जो सा है एक्सरे होना चाहिए, एमआरआई वगैरह होना चाहिए, और स्पाइन की प्रॉब्लम को ना या कमर के मोहरों की प्रॉब्लम को रूल आउट करना चाहिए। सही। और ये भी हो सकता है सर कि इनसे हमने पूछा नहीं कि कोई खून की कमी वगैरह के टेस्ट भी ये कर लें और चेक कर लें कि खून की कमी तो नहीं है, या दिल वगैरह इनका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा सर, हमने कहा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अवॉइड किए जाएं। अगर एक नॉर्मल शख्स है जिसको शुगर नहीं है, वो भी मैंने देखा है कि बाज़ लोग डर कर शुगर खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब कितनी शुगर एक नॉर्मल बंदे को लेनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है ये जो है ना ये वाइट पॉइजन है। शुगर वैसे चीनी, नमक से और चावल से और मैदे से, ये 4 वाइट पॉइजन्स हैं। ठीक। अगर इनसे जितना बच सकें उतना बचना चाहिए। कोई लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको हर बंदे को यही सजेस्ट करता हूँ कि एक तो कम खाना चाहिए, और दूसरा ये जितनी चीज़ें ये कम से कम ले जाएं। अगर आप नमक कम इस्तेमाल करें और उससे ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है, चीज़ें और भी बेहतर रहती हैं। शुगर में आप जैसे मैं जिस तरह बताया कि आप अगर डालना चाहते हैं जस्ट फॉर ए टेस्ट, आप थोड़ा सा चाय में आधा चम्मच डालें। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारी ख़वातीन, मैंने अक्सर ख़वातीन घरों में बैठ के चाय पीती रहती हैं और उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डालती हैं, और कहती हैं, फिर आगे कहती हैं जी हम तो कुछ खाती नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और वैसे शुगर ना भी हो, वैसे भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट कम नहीं हो रहा जी। तो वो होता ये है कि वो एक चाय में अगर 3-4 चम्मच डाल लिए जाए ना, तो वही इतने ग्राम शुगर हो जाती है कि वो अगर कुछ भी ना खाएं तो उसके उनके लिए काफ़ी होती हैं कैलोरीज। जो 1500 कैलोरीज चाहिए होती हैं इंसान को, तो उनके लिए काफ़ी होती हैं। तो ये जो है ना हमारा वो है कि इसमें एक लिमिट रखनी चाहिए। आधा चम्मच चाय, उसमें चीनी आधा चम्मच या 1 चम्मच चले चीनी, लेवल स्पून भर भर के नहीं खानी चाहिए।
तो वो खा सकते हैं घर में। मैंने जिस तरह बताया कि स्वीट डिश बनी है तो थोड़ी सी खा लें, ज़्यादा ना खाएं। तो ये कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन वही बात है कि वाइट म्याना रवि इख्तियार करें। रवि और जी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ख़वातीन और अक्सर लोग जो कि घर में होते हैं वो बार बार चाय पी रहे जी। होते हैं और उसमें वो चीनी डाल रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि किस कदर शुगर उनके जिस्म में जा जी, रही है। exactly। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं लियाकत बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी लियाकत साहब बताइए। काइंडली मैंने ये पता करना था डॉक्टर साहब से कि मेरी मिसेज है, शी इज 42 इयर्स ओल्ड ठीक है। और उनको पिछले तकरीबन 8 साल से शुगर है। अच्छा। तो वो टैबलेट्स वगैरह खाती थी, तो लेकिन अब वो टैबलेट खा नहीं पाती, उनके मैदे में दर्द बहुत ज्यादा होता है। सही। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि टैबलेट के अलावा कोई इसकी ट्रीटमेंट है, और दूसरा उनकी बॉडी में स्पेशली सर में और पीछे पट्टे जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। शुगर का कंट्रोल कैसा है उनका? शुगर का कंट्रोल नहीं है, कोई खास नहीं है, क्योंकि वो टैबलेट खाती भी रहती हैं टाइम टू टाइम और चेकअप भी करवाते रहते हैं। वो तकरीबन 300 से ऊपर ही रहती है। ठीक है। तो आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? टैबलेट के अलावा, क्योंकि मैदा उनका बिल्कुल भी ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता ना टैबलेट को। ठीक है। तो बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता तो कोई गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए कोई दवाई दी है डॉक्टर ने साथ? है। नहीं, उसके लिए कोई नहीं दी। ठीक है। टेंशन कितनी लेती हैं, परेशान कितनी रहती हैं घर में? टेंशन तो वो काफी सारी लेती है सर। अच्छा, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी। अच्छा, इसमें जो है ना मेटफॉर्मिन, खातून हैं, टेंशन लेती हैं। जी वही ना, और ये मैदे जो में ये दर्द जो है। सर में और गर्दन में पट्टे जो खिंचे रहते हैं। एक तो ख़वातीन घर में काम बहुत ज़्यादा करती हैं और झुक के काम करना, झाड़ू देना, ये इस किस्म के, तो उससे ये पट्टे जो से ना कमर के पट्टों पे इनमें बड़ा असर पड़ता है। और दूसरा बच्चे को आजकल ख़वातीन जो ना ज़्यादातर बच्चों की एजुकेशन की, घर की, कोई ना कोई इस किस्म की, मैं तो जिस खातून से पूछता हूँ जो उसको मेरे क्लिनिक पे टेंशन आती होती है है। तो वो कोई ना कोई स्ट्रेस फिर निकल जब आता है। खातून को होती है टेंशन तो वो फिर देती भी हैं आगे जब तो वो ले रही होती हैं। तो वो उसकी वजह से ना मैंने देखा है कि ये वाले सर के दर्द वगैरह, और उससे फिर शुगर नहीं कंट्रोल होती। कुछ ऐसे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं, एड्रेनालिन वगैरह, जो कि शुगर को कंट्रोल नहीं होने हाँ। देते। तो ये जो है ना एक दवाई है मेटफॉर्मिन, ये जो सी है ना मैदे को बहुत ख़राब करती है। अगर उनको उसके अलावा दवाएं जो दूसरी हैं ना वो क्वाइट सेफ़ हैं, तो ऐसे पेशेंट को मैं तो मेटफॉर्मिन उनकी निकाल देता हूँ उनकी प्रिस्क्रिप्शन से। लेकिन जिस तरह की ये बता रहे हैं कि 300+ शुगर रह रही है, और मेरे ख्याल में इंसुलिन इनके लिए बेस्ट इलाज है। इंसुलिन के साथ एक छोटी सी गोली और उसमें मेटफॉर्मिन शामिल ना हो, तो इंसुलिन इनको दी जाए तो इनके साथ इनकी ब्लड ग्लूकोज बहुत अच्छी कंट्रोल हो सकती है और इनके काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इंसुलिन से लोग बहुत डरते हैं जी, ये हाँ, आखिरी बहुत इलाज डरते है, हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये गुर्दे ख़राब कर देते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है, कुछ चीज़ नहीं ऐसा, ये लोगों का एक मिथ है, लोगों का एक खौफ है। अदरवाइज इंसुलिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और इसमें देखें ना कि हम इंसुलिन की डेफिशिएंसी ही है ना बॉडी में, जिसको कवर कर रहे हैं हम दवाइयों के साथ, तो अगर हम डायरेक्ट इंसुलिन दें तो उसके कोई नुकसानात कोई नहीं है। फिर लोग शुगर कम होने के खौफ से डरते हैं कि शुगर कम ना हो जाए, तो उसके लिए बाकायदा अगर नॉलेज अच्छा हो और वो सही तरीके से स्टार्ट करें स्मॉल डोज से इंसुलिन को और उसके बाद बिल्टअप करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इंसुलिन लेने में। आजकल बहुत अच्छी वाली इंसुलिन भी आ गई हैं। अगर इंसुलिन अफोर्ड कर सकता हो अच्छी वाली, तो उसमें जो से है ना हाइपोग्लाइसीमिया के या शुगर कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके साथ मैंने देखा कई मरीज़ मुझसे आके नाराज़ हुए कि जी आप इतनी अच्छी चीज़ थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं शुरू की ये चीज़। तो ये जो सी है ना, आई थिंक इंसुलिन का फोबिया, इंसुलिन का खौफ ख़त्म होना चाहिए। तो लेकिन ये मैदे वाला जो मसला इन्होंने बताया, ये एक बहुत कॉमन मसला है। इनमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, क्योंकि शुगर के साथ जैसे पाँव सुन होते हैं ना, इससे आंतें भी सुन हो जाती हैं, और उसके साथ जो है ना कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये गैसेस वगैरह और मैदे के मसले और ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह गैस्ट्रोपरीसिस, यानी मैदा भी सुन हो जाता है, मैदा भी सुन हो जाता है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। जब खाना खाता है तो पोस्ट मील उसको ना डिस्टेंशन और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जितनी अब इनकी 8 साल से शुगर है, तो 8 साल में आम तौर पर ये कम्प्लिकेशन सारी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जो दवाई है उसको एडजस्ट करवा लें, थोड़ा सा वॉक वगैरह भी करें, स्ट्रेस जो है वो कम करें, और वॉक करेंगी तो उनका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और उनकी शुगर भी कम हो जाएगी, और इनके हस्बैंड भी बच जाएंगे कि शुगर उनको भी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सियालकोट से बात कर रहा हूँ, अमजद, और मैं 60+ हूँ। मुझे ना पिछले को 10-12 साल से शुगर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन फास्टर में भी जो है ना वो ठीक रहती है, रैंडम जो है ना वो बढ़ती है।
लेकिन मेरे पाँव सोए रहते हैं इस तरह, दोनों हर वक्त जैसे सुइयां चुभती रहती हैं, और जिस समय दर्द, और खासकर गोडों में बड़ी दोनों में दर्द है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से प्लीज कोई रिकमेंड करवाएं कि क्या हो सकता है आपका वेट कितना है? मेरा जी वेट कितना है वेट आपका? डॉक्टर साहब वेट मेरा है इस वक्त 84। 84। हाइट कितनी है आपकी हाइट? 5 फुट 9 इंच तकरीबन। अच्छा, 5 फुट 9 इंच पे 84 वेट आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो तो डॉक्टर साहब वो तो मैं बात नहीं कर सकता, मेरे गोडों में ना बहुत ज्यादा दर्द है, वो थोड़ा सा चलता हूँ तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, शुगर की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आप? यूरिक एसिड मेरा 7.2 है, अभी मैंने चेक करवाया कोई हफ्ता पहले। ठीक है, और शुगर की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, कोई नहीं मैडम, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, किसी मुआलिज को दिखाया है आपने? वो दिखाया, वो भी यही कहते हैं जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कम करें और एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज तो मुझसे हो ही नहीं सकती, मेरे गोडे सूज जाते हैं। पहले मैं करता था, अब नहीं करता। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू, थैंक जी। ओके जी, इसमें जो है, जो अगर खाने के बाद आपकी शुगर 180 से ज़्यादा होती है तो इसके लिए कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि बड़े आराम से दी जा सकती हैं, जो कि खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करती हैं और वज़न भी नहीं बढ़ने देती। और दूसरी चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो इसके अल्टरनेट्स हैं कुछ। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घर में वो साइकिल जो होती है उसको चला सकते हैं, वो अगर आप वॉक नहीं कर सकते। और अगर किसी तरीके से स्विमिंग का मौका मिल जाए तो आप स्विमिंग जो सी है ना, दिस इज़ बेस्ट, जो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, स्विमिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते तो किसी ऊंचे टेबल पे बैठ के आप टांगे हिलाते रहें, बिल्कुल। आधा घंटे तक अपनी टांगे हिलाते रहें, तो वो भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और बाकी ये है ना, ये जो है ना, जोड़ों की वज़न की वजह से ना जोड़ों में आहिस्ता आहिस्ता वियर एंड टीयर शुरू हो जाती है, और जोड़ों में कुछ नोकें निकल आती हैं, उनका जो है ना उसको कहते हैं तेल ज़रा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा कोशिश करके वज़न भी कम करना है और उस डाइट को थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल करना, और उसके अलावा खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करना, उससे भी आपका पेन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसमें फिजियोथेरापी बाज़ का बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है कि जी आप किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से 15 दिन के लिए एक अच्छे उससे जो है ना पट्टे ज़रा मजबूत हो जाते हैं और वो जॉइंट को अच्छा सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। अगर वक्ती तौर पे आपने ना सीढ़ियाँ चढ़नी है, आपने नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है, आपने इंग्लिश कमोड इस्तेमाल करना है, सीट वाला नीचे वाला इंडियन कमोड बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, और उसके बाद ऊंची नीची जगहों पे नहीं चलना। ये आपने खुद अपने वो करने हैं, हाथों के सहारे उठना है, हाथों के सहारे बैठना है, ताकि घुटनों पे कम से कम प्रेशर पड़े आपके। बिल्कुल, एक विशियस सर्कल सा शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा है तो उससे वेट बढ़ रहा है, और अगर वज़न ज़्यादा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली जो आपके जॉइंट्स हैं वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये शुगर कंट्रोल कर लेंगे, अपना वज़न कंट्रोल कर लेंगे, तो इनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और ये कह भी रहे हैं कि इनकी शुगर ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो मेरे ख्याल से अगर ये कंसल्ट करेंगे तो इनको अफाका ही होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या शुगर खाने से भी शुगर हो जाती है? क्योंकि बहुत ये आम कॉन्सेप्ट है कि मैं शुगर खाता था, इस वजह से मीठा बहुत खाता था तो मुझे शुगर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शुगर खाने से ना ये रिफाइंड शुगर है, डायरेक्ट वेट को गेन करती है, और वेट जब गेन होता है ना उस वक्त फिर उसके साथ जो है ना वेट गेन का, ओबिसिटी का शुगर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। और दूसरी चीज़ जो है ना, जब आप ब्लड ये रिफाइंड शुगर लेते हैं तो जब एक शुगर लेवल ऊपर जाता है तो उसके साथ पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करनी पड़ती है उस शुगर को यूटिलाइज़ करने के लिए। और ग्रेजुअली अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी इंटेक करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पैनक्रियास फिर आहिस्ता आहिस्ता गिव अप करना शुरू कर देता है, और जिसके साथ इंसान को डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन यूजुअली शुरू में जो बच्चे छट्टे और ये जो मिडिल एज के लोग हैं, ये जब शुगर खाते हैं तो सबसे पहले इनका वेट गेन होता है। जब या ओवर ईटिंग करते हैं या शुगर खाते हैं, जो भी है ना, उससे पहले वेट गेन होता है, और वेट जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इंसुलिन सही तरह काम नहीं कर सकती, और जिसकी वजह से इंसुलिन और रिलीज होती है, ऐसा ऐसा पैनक्रियास एग्जॉस्ट होता है। सही। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम सैफ जमान है और मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइएगा। मेरी बेटी है, उसकी एज है 9 साल। जी। तो उसको पिछले साल जो है ना ये प्री डायबिटीज जो है ना ये डायग्नोज हुई थी। सही। तो अभी उसको हमने इंसुलिन पे डाला हुआ है, लेकिन ना अभी उसकी जो उसका वेट है ना वो बहुत लूज है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा वेट उसका ना, वो कमजोर बहुत है। एक तो वो परहेज बिल्कुल नहीं करती, तो दूसरा मुझे ये बताइएगा, मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था कि जो ये वाली जो हमारे पास जो इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं
उसको हम खुद ही जो है ना वो उसके यूनिट जो है बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं कभी। तो यहाँ पे फैसलाबाद में एक्चुअली कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर नहीं है फैसलाबाद में ना बच्चों का। तो मुझे एक तो ये डॉक्टर का भी बता दें कि कहाँ पे इसको मैं लेके जाऊँ, और दूसरा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए ना, तो मुझे ये इंसुलिन के बारे में बता दें कि इंसुलिन कौन सी अच्छी है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन आप खुद से ही आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दी बच्ची को? नहीं, हमने बेसिकली ये तकरीबन कोई 10 दिन रही है, हॉस्पिटल है ठीक ये है ना, इधर हमारे फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो ये वहाँ से हमने कोई जो उन्होंने इंसुलिन हमें बताई थी ना, वही वाली हम दे रहे हैं इसको, लगा रहे हैं। तो उससे कोई इतना ना वो फर्क नहीं पड़ रहा। सही, और वजन भी नहीं बढ़ रहा बच्ची का? वजन भी इसका जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि 22, 21, 22 के दरमियान में रहता है। ठीक है, कोई और मसला बच्ची को साथ साथ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये इसकी जो डायबिटीज है ना, इसकी वजह से हम परेशान हैं। और इंसुलिन उसको लग रही है, लगा रहा हूँ मैं, एक लेंटस है और एक नोवा है, 3 टाइम लग रही है। और तकरीबन ये 30 यूनिट लग रहे हैं डॉक्टर साहब, 30 यूनिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल तो करने का। ये मुझे ये बताइएगा इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में जरा बता दें कि हम आया कि ये एक्चुअल ये सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये बच्चों वाली शुगर है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्री डायबिटीज़ नहीं है, ये डायबिटीज़ है और इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि हम बच्चों को ना खाना पीने से रोकना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करती, खाने पीने से रोकना और इस तरह करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उनको डिसिप्लिन ज़िंदगी में लाना उसके लिए बड़ा ही उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो है, और इसके साथ फिर वो बच्चे वक्त पे या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो उसके साथ जो है ना ये वाले प्रॉब्लम आते हैं, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है। आप जो इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन बहुत अच्छी है जो आप लगा रहे हैं, लेकिन इसकी डोज को प्रॉपर एडजस्ट करना, और बच्चे की जो है बाज़ का बच्चे बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुझे शुगर हो गई है। वाई मी, बच्चा जो है ना वो फिर वो जो है ना वो रिटेलिएट करता है बच्चा। तो ऐसे बच्चे को जो है ना साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। और लाहौर में बड़े अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चे को लाहौर में ले जा सकते हैं, शौकत खानम में भी हैं और भी मुख्तलिफ जगह पे वहाँ बच्चे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं लाहौर में। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारे डॉक्टर्स के नाम, मैं अब यहाँ पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, तो वो आप उन लोग किसी से भी जाके इनकी, लेकिन मैं आपको इसमें कहूँगा कि किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, इस बच्ची को बुलाएं, ज़रा थोड़ा सा बच्ची जो है एक्सेप्ट करे कि जी मुझे शुगर है और मैंने इसको किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद फिर इसको एक अच्छे डाइटिशियन के साथ मिलाएं, वहाँ डाइटिशियन जो है इनको पूरा चार्ट बना के दे कि क्या खाना है, किस वक्त खाना है, ये नहीं खाना है, एक्सचेंजेस में क्या क्या चीज़ें खानी है। तो ये बड़ा इसको कहते हैं फूड एक्सचेंजेस जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और बल्कि कार्ब काउंटिंग कहते हैं कि इतने कार्बोहाइड्रेट खाने और काउंट करके उतनी इंसुलिन लगानी होती है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बच्ची को जो है ना, थोड़ा सा बच्ची को भी सिखाना पड़ेगा सारा कुछ। और ये बच्चों की शुगर कंट्रोल करना अज़हद मुश्किल काम होता है, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आते हैं। मैंने तो लोगों को अपने टेलीफोन नंबर दिए होते हैं बच्चों को, जी अब इतनी शुगर बढ़ गई, अब इतनी हमज़ा की शुगर कम हो गई, लेकिन वाएँ जो सी हैं वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। सही। और उनके लिए मैंने फिर उनको ना अपना नंबर दे देता हूँ कि चलो हम जो भी जितनी हेल्प कर सकें। तो मुझे आज तक एक बंदा, हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उनके बेटे को शुगर हुई तो कहते डॉक्टर साहब जब मेरे बच्चे को सुई लगती है तो लगता है कि मेरे दिल में सुई चुभ रही है। तो ये वालिदैन जो है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है ये पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद असलम बात कर रहा हूँ हरुणाबाद से। जी बताइएगा। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा को शुगर है और वो उन्हें उसकी वजह से स्किन के ऊपर चंबल बन गई है। अच्छा, इस बारे में मैंने पूछना था। ठीक है, चंबल कब बनी है उनको, कितना अरसा हुआ है? 1.5 साल हो गया। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है उसके लिए? डॉक्टर को दिखाया है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत जो है उसके बारे में ली हुई है हमने दवाइयाँ, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। खारिश वगैरह होती है काफ़ी? खारिश बहुत होती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल हकीम करने ने का। बताया था कि ये इसके ऊपर एलोवेरा का जेल लगाएं, वो भी 1 हफ्ते से लगा रहे हैं मगर उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, डायबिटीज़ का कोई ताल्लुक है चंबल के साथ? डायबिटीज़ का डायरेक्ट कोई रिलेशन उसके साथ चंबल के साथ नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ जो सी है ना, स्किन की जो सी है ना, थोड़ी बहुत कंडीशंस के एसोसिएशन है, लेकिन टाइप 2 के साथ नहीं। लेकिन कुछ लोगों में जब शुगर अच्छी कंट्रोल ना हो तो उसके साथ कुछ फंगल इन्फेक्शंस वगैरह स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं।
और ये इसके साथ ये उनसे है एक्जिमा वगैरह, और स्ट्रेस के साथ भी एक्जिमा वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा तो ख्याल यही है कि इनको चेक ये करना चाहिए कि ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो फंगल इन्फेक्शन, ये सारा कुछ एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। बाज़ का वो स्किन की बायोप्सीज वगैरह करके और उससे वो डिटरमिन कर लेते हैं। और बाज़ का कोई दवाई ऐसी चेंज की जाती है जो बाज़ का कोई दवाई जो सी रिएक्शन कर रही होती है, तो उसको अगर कोई नई दवाई इन्होंने शुरू की है जिसके बाद ये शुरू हुआ है चंबल ज़्यादा होना, तो इनको वो दवा को सोचना चाहिए कि वो दवा को में हम एड्रेस करें और चेंज करके देखा जा सकता है। बाज़ का तो उसके साथ चीज़ें होती हैं, लेकिन बाज़ का इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। और बाज़ का सब कुछ करने के बावजूद जो सा है, और ये खारिश और ये इस किस्म की स्किन की कंडीशंस बाज़ का इम्प्रूव नहीं करती। जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि इतने सब कुछ करने के बाद, दिखाने के बाद भी ऐसा होता है बाज़ का। हाँ, और थोड़ा सा जिस तरह कि हमने कहा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, वो काफ़ी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, उस वजह से भी जो उनके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, अमजद अली बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी बताइएगा अमजद। मैम, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे डायबिटीज 2017 को डिक्लेयर हुई थी। ठीक है। तो मैंने ग्लूकोवांस टेबलेट खाना शुरू कर ली। आफ्टर 1 ईयर मुझे उसका थोड़ा सा रिएक्शन ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर और मुझे कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं जो डॉक्टर थे उनसे मिला हूँ, एक मुतलका डायबिटीज राशिद असगर साहब मुल्तान में। उन्होंने मेरी हर चीज़ टेस्ट करने के बाद मुझे जेंटीमेट 5500 उन्होंने शुरू करवा दी टेबलेट। अब मेरी शुगर उसमें बेहतर है। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? मेरे सवाल ये है कि मेरी जो फास्टिंग शुगर है 110 120 आती है और रैंडम में 180 से प्लस नहीं होती। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरी ये शुगर कंट्रोल है? ठीक है, क्योंकि फास्टिंग में आप कह रहे हैं ज़्यादा आ रही है और रैंडम आपकी कंट्रोल है। फास्टिंग में 110 आ रही है और रैंडम 180 से प्लस नहीं होती। ठीक है, ठीक है। चलिए महीने आप, में 1-2 बार 180 आती है। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आपको मुबारकबाद हो, आपकी बेहतरीन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है। आपका 130 तक भी अगर फास्टिंग हो तो ठीक है, और खाने के 2 घंटे बाद 180 भी हो तो ठीक है, और ये भी 50% ब्लड ग्लूकोज अगर इस रेंज में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि जी आपको इसकी वजह से, ग्लूकोवेंस की वजह से आपको वो नहीं हुआ, लेकिन ग्लूकोवेंस से ये ज़्यादा जो आपने लेटेस्ट गोली शुरू की है ये ज़्यादा अच्छी गोली है जो आप ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ शुगर के साथ वैसे ही एसोसिएशंस है। शुगर एक सिर्फ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने का नाम नहीं, इसके साथ एसोसिएशन है ब्लड प्रेशर की, इसके साथ एसोसिएशन है कोलेस्ट्रॉल की, उसको फिर उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसके साथ यूरिक एसिड की भी एसोसिएशंस है। तो इन सब चीज़ों को बाकायदा वक्तन फ़वक्तन, हम तो यूरिन का भी एक टेस्ट कराते हैं साल के बाद, जिसको कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन, जिससे ये पता चलता है कि गुर्दों पे तो नहीं अर्ली स्टेज पे कोई असर पड़ा। हम कोलेस्ट्रॉल भी हर साल कराते हैं ऐसे पेशेंट का, ताकि हम उनका देखें कि कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ये सारे रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर हम सिर्फ शुगर कंट्रोल कर लेंगे, एक रिस्क फैक्टर हमने कंट्रोल किया है, लेकिन हमने अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं किया तो हमने एक रिस्क फैक्टर रहने दिया वहाँ, जिसके साथ हार्ट अटैक होने का खतरा है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल में एक और बात बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आम बंदे में जो है उसमें, जिसमें शुगर नहीं है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जी टारगेट और हैं, और जो शुगर का मरीज़ है उसमें टारगेट हमने ज़्यादा नीचे रखे होते हैं। ब्लड प्रेशर के टारगेट्स जी, भी और हैं। ब्लड प्रेशर के भी टारगेट्स हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, और ये सब आपस में बहन भाई हैं, बहनें। ये नहीं है कि इसकी वजह से ये हुआ, बल्कि ये सारे साथ साथ चलते हैं। इन सबको एड्रेस करना होता है। ऐसे ही सर, हम लोग पता नहीं क्यों वजूहात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि मुझे शुगर हुई उसकी वजह से ऐसा हो गया, मैंने दवाई इस्तेमाल की उसकी वजह से ऐसा हो गया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ इस वजह से छोड़ भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये दवाई हमने इस्तेमाल की और हमें ये इम्पैक्ट आया। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शहजाद हबीब है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से के लिए। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी एडवाइस कर रहे हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा इससे हासिल हो रहा है। थैंक यू। मैम और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं इंसुलिन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी उम्र तकरीबन कोई 40 से 42 साल है। जब इंसुलिन यूज़ कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद या थोड़ी देर बाद या आधा घंटे बाद ये कभी शुगर जो है वो ड्रॉप कर जाती है और कभी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये मेरे साथ 2 माह से ये मामला पेश आ रहा है, तो इसके लिए कोई गाइड कर दें कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने डॉक्टर से भी रुजू किया है, लेकिन कोई एज पर मुझे जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका। आप कौन सी इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं?
मैं लेंटस यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ लेंटस? जी, सिर्फ और लेंटस। उसके साथ गोली कौन सी खा रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब गोली कोई नहीं मैं यूज़ कर रहा। अच्छा, तो इसमें फास्टिंग आपकी ठीक रहती है? जी, फास्टिंग ठीक आती है। जैसे ही इंसुलिन यूज़ करता हूँ तो उसके घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद मैं देख रहा होता हूँ कि कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन या तो वो शूट कर जाती है या डाउन कर जाती है। अच्छा, इसमें मसला ये है कि लेंटस जो सी है ना, इसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी सर। लेंटस है बेसल इंसुलिन। ये जो सी है ना, ये 24 घंटे एक अच्छा कंट्रोल देती है। ये खाने, ये जो आप जब टीका लगाते हैं उसके 1-2 घंटे के बाद इसके इम्पैक्ट नहीं आते, इसका इम्पैक्ट 24 घंटे में आता है। लेकिन जैसे ही आप बता रहे हैं कि आपकी शुगर है और इतनी मतलब आपकी फास्टिंग बेहतरीन कंट्रोल में रहती है, और उसके बाद आपकी जो है दूसरी ये खाने के बाद कभी फ्लक्चुएट होती है, तो मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी छोटी सी गोली पे आप बड़े आराम से अच्छा सेटल हो सकते हैं। तो इसको मेरा ख्याल है कि अगर लेंटस आप सिर्फ लेंटस लगा रहे हैं और कोई गोली नहीं खा रहे, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको किसी टैबलेट पे होना चाहिए, और वो आपकी शुगर को एक जगह लेवल पे रखेगी और उसको फ्लक्चुएशन नहीं होने देगी। तो इस लेंटस जो है ना, ये हो सकता है कि सुबह नाश्ते के बाद आपकी शुगर को एकदम नीचे ले जाए, लेकिन ये एक बेसल इंसुलिन है, कभी इसमें पीक बहुत कम आती है, और ये जो है खाने के फ़ौरन बाद को या उसको कवर नहीं करती उस तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने फिजिशियन से बात करके एक बहुत लाइट सी ओरल डायबिटिक जो सीटाग्लिप्टिन टाइप एक टैबलेट होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, सीटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन। तो ये आपकी जो सी है ना, इसमें आपको मेटफॉर्मिन लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि फास्टिंग आपकी अच्छी जा रही है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये है कि आप अपने मौलिद से रुजू करें और उसके साथ वर्क करें। ये बीमारी ऐसी है कि इसको समझकर इसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझकर चलेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिद नसीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लास्ट वीक का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त था। बहुत शुक्रिया। मेरी वालदा जो है उनको शुगर है पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से, और इंसुलिन वो ले रही हैं, इंसुलिन लेती हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। तो अब उनका एज उनकी है करीबन 52 और हाइट है उनकी 5'6" और वेट उनका 80-85 समवेयर है। अच्छा, उनकी जो तबीयत है वो बड़ी फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी वो शुगर लो हो जाती है और वो एनर्जी बहुत डाउन फील करती है, कभी जो है वो शुगर जो है वो बिल्कुल 150-130 रहती है, नॉर्मली 200 समवेयर फॉल करती है अगर हम सुबह उनकी जब शुगर चेक करते हैं। तो अब मैं कुछ मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ। उनकी एक बुरी आदत ये है कि वो ये सुपारी वगैरह जो होती है ना, मतलब एक दूसरी से नॉर्मल वो सुपारी मतलब वो खाती है, बहुत कोशिश के बावजूद वो छुड़वा देता है। तो अब चाय वगैरह में तो चीनी बहुत बिल्कुल मिनिमल चीनी लेती है, बाकी मीठा भी हम कंट्रोल करते हैं। तो अब मैं 2 चीज़ें पूछना चाहता था। एक, जब ये कोई बर्थडे वगैरह होती है तो उस केस के अंदर हम क्या कोई अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, कोई केक स्पेसिफिक अगर बनता हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसको वो भी इंजॉय कर सकते हैं। एक सेकेंडली, डेली रूटीन के अंदर हम क्या चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसके जरिए उनकी एक तो शुगर जो है वो मेंटेन कहीं पर आ जाए, कोई स्टेबल हो जाए, और सेकेंडली जो हेल्थ है वो वेट और ये जो चीज़ें हैं इसको किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सके और वो आसानी से उसको अडॉप्ट भी करने। आपको पता है घरेलू खवातीन उनको कोई भी चीज़ बनवाना या उनको अडॉप्ट कराना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ये एक कंसर्न्ड सन है जो कि बड़े परेशान हैं अपनी मदर की हेल्थ को लेकर, और चाहते हैं कि वो बर्थडे भी इंजॉय करे जिस तरह के सब लोग करते हैं। तो क्या खाना चाहिए एक जो शुगर का पेशेंट होता है, और सिपारी का भी क्या कोई इम्पैक्ट आता है सर? सुपारी अगर इतने अरसे से खा रही हैं और वो एडिक्ट हैं इस चीज़ की, तो मेरा ख्याल है सुपारी उनको ये कहें कि कम से कम कर दें, लेकिन उसका डायरेक्ट डायबिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर ये सुपारी बंद कर देंगे तो शुगर और बढ़ जाएगी उनकी। तो मैं तो ऐसी चीज़ों को इसी तरह जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं जो कहते हैं कि जी हम नहीं छोड़ सकते, तो मैं उनको बस यही कहता हूँ कि यार आप कम कर दो। लेकिन वही बात है कि जब वो बाज़ का ऐसा होता है वाकई, तो साइकोलॉजिकल ऐसा इम्पैक्ट होता है कि उनकी शुगर एकदम जो सी है ना उससे बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी ये इनका खातून का मसला ये है कि ये ओवरवेट हैं, और इंसुलिन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ को ना 2-3 मेन मील्स लेने चाहिए, 3 दरमियान में स्नैकिंग करनी चाहिए। मेन मील ज़रा छोटे रखें और स्नैकिंग दरमियान में थोड़ा सा 10 बजे के करीब कोई फ्रूट खा लिया, शाम को 4 बजे कोई एक आधा बिस्किट ले लिया चाय के साथ, इस तरह रात को सोते हुए कोई आधा कप दूध के साथ कोई चीज़ ले ली, रस वगैरह कोई ऐसे, या ब्रेड का पीस ले लिया, तो उससे ये शुगर फिर फ्लक्चुएशन नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती।
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप इनकी वालदा टैबलेट भी कोई खा रही हैं नहीं, लेकिन ये है कि इनका जो मेन चीज़ है कि शी इज़ ओवर वेट। जो इन्होंने वेट बताया है और जिनका हाइट बताई है उसके मुताबिक इनका वेट बहुत ज़्यादा है। जब वेट ज़्यादा हो तो हमारे पास कुछ और भी इंजेक्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़रा महंगी कॉस्टली हैं। सही। और एक ग्रुप आया नया GLP-1 एगोनिस्ट, जिसके साथ वेट लॉस भी होता है और उसके साथ जो है शुगर भी कंट्रोल होती है, लेकिन बात वो है कि उसमें है कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट उसमें। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं हम ऐसे लोगों को फिर इस किस्म की हो देते हैं। बाकी केक खाने में कभी भी कोई हर्ज नहीं, छोटा सा एक पीस केक का, नॉर्मल केक का खाने दें क्रीम उनको, हटा दें हाँ उस पे बस से। क्रीम हटा के वो केक ठीक खा है। सकती हैं। मैंने जिस तरह कहा ना, मिठाई का एक पीस ले सकती हैं, कुछ नहीं रोकना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, अगर आप क्योंकि ऐसे वो फिर लोग ज़्यादा हाँ, खाते जी हैं इस तरह जी की जी चीज़ें। जी, हाँ और अगर एक गुलाब जामुन है उसके 4 हिस्से कर दें और उनको एक एक हिस्सा जो है वो जी हर जी मील के साथ देते जी रहें तो पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। जी, एक और कॉलर है यहाँ पर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जफर इकबाल बात कर रहा हूँ जी, कमालिया से। जी बताइएगा। सबसे पहले तो ये जी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से मतलब एप्रिसिएशन है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी दूसरी मैम ये बात है कि मैं 2012 से डायबिटिक पेशेंट हूँ ठीक है। और तकरीबन 3 माह से मुझे शुगर पे कन्वर्ट किया है। अब डॉक्टर साहब ने मुझे एन और आर हिमोलिन, एन और आर शुगर अलग अलग मतलब बताई है, लेकिन मेरी शुगर जो है वो 300 से अप ही रहती है, फास्टिंग में भी और रैंडम में भी। अच्छा। तो मैं इसी लिहाज से बड़ा परेशान हूँ कि मैं अब या तो इंसुलिन चेंज करूँ या क्या करूँ। मुझे इस बारे में एक तो मशवरा दे दे। सेकंड, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे 2 माह से खांसी नहीं हट रही, हर तरह की मेडिसिन ट्रीटमेंट ले ली है, लेकिन जो खांसी है ना वो बहुत शदीद है। ठीक है। बस 2 चीजें पूछनी है आपकी, बहुत दो मेहरबानी। सवाल हैं मेरे कि एक तो बताएं कि आप कोई गोली खा रहे हैं नहीं खा रहे? डॉक्टर साहब मुझे ना रिकमेंड की थी ग्लूकोफेज 1 ग्राम, जी जी मतलब सुबह और शाम जो है मुझे साथ इंसुलिन के बाद जब खाना खाना है तो 1 ग्राम टैबलेट जो है वो उन्होंने रिकमेंड की थी मुझे डॉक्टर साहब। जी जी। अच्छा, उसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी कोई दवाई खा रहे हैं आप? सर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर मेरा 110/70 रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता। अच्छा, आपको मैदे का भी कोई मसला है? सर मुझे जब इंसुलिन पे कन्वर्ट नहीं हुआ था उस वक्त मुझे कॉन्स्टिपेशन का मसला था, लेकिन जब से मुझे इंसुलिन लग रही है तो ये मेरा प्रॉब्लम हल हो गया। ओके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा, इसमें ये एन और आर शुगर इंसुलिन अच्छी चीज़ है और इसको जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली बात होती है। और जिससे मैंने बताया ना कि मेन मील्स के दरमियान हम लोग स्नैकिंग नहीं करते। ये जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो इंसुलिन दी हुई है ना, वो जब इंसान की शुगर लेवल नीचे जाना शुरू होता है ना तो इंसुलिन बननी बंद हो जाती है लबलबे से। ये अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है और ऐसा सिस्टम ऐसा हो नहीं सकता। तो जब आप बाहर से इंसुलिन लगाते हैं तो उसमें ब्लड लेवल मेंटेन रहता है, जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो शुगर को नीचे ले जाती है। तो इसमें आपने जो सा है ना मेन यही रखना है कि मेन मील ज़रा छोटे रखने हैं और उसके अलावा दोपहर को भी खाने के साथ सैलड होनी चाहिए, ताकि एकदम खाने के साथ मिक्स होकर जब सैलड मिक्स होती है तो शुगर लेवल एकदम ऊपर नहीं जाता। तो वो जो है ना इसी तरीके से रात को भी आपने एक बाउल सैलड का, और इसमें आमतौर पर लोगों का होता है जी ज़मीन के नीचे की चीज़ नहीं खानी, कोई ऐसा मसला नहीं, ज़मीन के नीचे ऊपर वाली सब चीज़ें, खीरा, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, ये सब चीज़ें एक बाउल बना के उसमें सिरका डाल के मज़ेदार बना के आप खा सकते हैं। उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो ऑलिव ऑयल भी कभी 1 चम्मच डाला जा सकता है, जो एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है, तो उससे ये कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाती है। और ये शुगर की फ्लक्चुएशन, अगर आप स्नैकिंग शुरू कर देंगे तो शुगर की फ्लक्चुएशन बेहतर हो जाती है। लेकिन आपको अगर मेटफॉर्मिन माफिक नहीं तो अभी कुछ और दवाएं ऐसी हैं जो कि ली जा सकती हैं और जिससे शुगर, ये इंसुलिन को हेल्प मिलती है और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो वो आप अपने माली से मशवरा करके टैबलेट साथ ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि डिफेक्ट एक नहीं है, डिफेक्ट मल्टीपल है। उसमें जो है ना कुछ दवाएं जैसी ऐसी हैं जो कि उन डिफेक्ट को एड्रेस करती हैं। इंसुलिन तो सिर्फ इंसुलिन डेफिशिएंसी को एड्रेस कर रही है, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो शुगर किडनी जो से काम सही नहीं कर रहे, शुगर को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी दवाएँ आ गई हैं। आप किसी अच्छे मुस्तनिद वालिद से मिलें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक और कॉलर है और ये हमारे आखिरी कॉलर होंगे। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कबीर खान चमन से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी, मुझे 35 साल की उम्र में शुगर हुआ है। अभी मेरा उम्र जो है वो 42 साल है, यानी मतलब 7 साल से मुझे शुगर हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से यही सवाल करना है कि अभी मैं 2 टाइम गोलियां इस्तेमाल करता हूँ, सुबह और शाम को। सुबह नाश्ते से पहले जेट्रेल्ट्रेन की और फाइजर की 15 और शाम खाने से भी
लेकिन डॉक्टर साहब से हमें ये पूछना है कि इससे बेहतर दवाई अगर है तो वो बता दे। आपका वज़न कैसा है? जी मेरा वजन तकरीबन 80-85 किलो है। अच्छा, सांस वगैरह तो नहीं फूलता आपको बहुत ज़्यादा? जी सर। सांस तो नहीं फूलता आपको? जी सर, आवाज़ सही नहीं है। सांस वगैरह तो नहीं फूलता आपको? नहीं चलने फिरने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस तो नहीं फूलता बहुत? नहीं 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 नहीं, जबरदस्त। पैरों पे वर्म तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। और आपकी शुगर कंट्रोल में है? शुगर तकरीबन 210-20 आस पास चल रहा है। खाली पेट कितनी होती है? खाली पेट तकरीबन 140 के आसपास होती है, 150 के आसपास। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जो पायोग्लिटाजोन जो ले रहे हैं आप, आजकल इस दवाई को हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके हार्ट पे भी कुछ असरात होते हैं, तो ये दवाई हम कम यूज़ करते हैं। जो दूसरी वाली दवाई है वो ठीक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको मेरा ख्याल है इस दवाई को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो 220 शुगर है आपकी 200 से ऊपर जा रही है, इसको हम 180 से नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके साथ चीज़ें। लेकिन आपने जिस तरह बताया कि इतने अरसे से आपकी शुगर चल रही है, बहुत पुरानी शुगर है और आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, मेरा ख्याल है आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अब इस वक्त तो ना थोड़ा सा आप इसको और बेहतर करने के लिए अपने मालिज से मशवरा करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ठीक रहेंगी। और अगर किसी स्टेज पे इंसुलिन पे भी आना पड़े तो ये टैबलेट्स के बजाय ना थोड़ी सी टैबलेट और साथ इंसुलिन, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। जी बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। शुगर के हवाले से हमने गुफ्तगू की और हमारा मैसेज यही है कि आप चीनी खा सकते हैं लेकिन म्याना रवि से। और यही पैगाम कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते फिरते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।